नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। रिट लेवल 2 जनरल साइंस के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ध्वनि, ऊष्मा, न्यूटन के गति के नियम, ये टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा पाचन तंत्र। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है, नाम लिखा हुआ है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। तो मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों में हमें कौन कौन से तंत्र पढ़ने हैं? ये 8 तंत्र पढ़ने हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पेशीय तंत्र। जनन तंत्र के लिए अलग से आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ये टॉपिक जो है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, उसमें हमें ये 8 टॉपिक पढ़ने हैं। इनकी सबकी अलग अलग क्लासें लगेंगी। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं पाचन तंत्र। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज, ये नाम बता रखा है पाचन तंत्र। ये तंत्र शब्द इन सभी चैप्टर्स में आएगा। तो पहले आप तंत्र को समझिए। तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है, संरचना में सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिकाएं जब इकट्ठी होती हैं, उनका समूह होता है, उसे कहते हैं उत्तक। उत्तक के समूह को कहा जाता है अंग। अंगों के समूह को कहा जाता है अंग तंत्र। और ये शरीर के विभिन्न तंत्र जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है शरीर या जीव। तो आप देखिए शरीर की संरचना किस प्रकार से है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं। दूसरा ध्यान रखना है आपको, उत्तक, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। अंगों को कहा जाता है ऑर्गन, और अंग तंत्र कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और आपको यहाँ पे 8-9 ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। और शरीर या जीव कहलाता है ऑर्गेनिज्म। तो ये शारीरिक संरचना है पूरी। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ कोशिकाओं का जो अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो ये सारी चीजें देखेंगे। यहाँ आप देखिए, ये शब्द आपने देखा है तंत्र। तो तंत्र का मतलब समझ में आया कि अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ तंत्र कौन सा पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र, यानी पाचन से संबंधित जो अंग काम आ रहे हैं उन अंगों का समूह क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र। अब इस शब्द का अर्थ समझते हैं कि पाचन किसे कहा जाता है। पाचन को समझने के लिए सबसे पहले जो पोषक पदार्थ है, भोजन के अंदर हम जो पोषक पदार्थ ले रहे हैं उन्हें देखेंगे। पोषक पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं मुख्य पोषक पदार्थ और दूसरे हैं गौण। मुख्य पोषक पदार्थ जो है, इसके अंदर हमें काउंट करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा। में ध्यान रखिए, हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें 3 पोषक पदार्थ तो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अनाज और जितनी भी मीठी चीजें खाते हैं उसके अंदर हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी, चावल, मीठी चीजें जितनी हैं उन सब के अंदर क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट। दाल, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन, इनमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ये जो पोषक पदार्थ हैं इससे संबंधित चैप्टर पूरा अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो जो काम आ रहा है वो देखेंगे। चिकने पदार्थ हैं तेल और घी, उसमें क्या पाया जाता है? वसा। गौण पदार्थों में कम मात्रा में जो ले रहे हैं वो पदार्थ हैं विटामिन, खनिज लवण, जिन्हें हम मिनरल्स भी बोलते हैं, और जल। हमारे भोजन में एक पदार्थ और जाता है जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं रेशे। और इसमें मुख्य जो पदार्थ होता है उसका नाम होता है सेल्यूलोज। यानी भोजन जो है उसको, उसके पोषक पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इस साइड हमने लिखे हैं विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। ये 2 भाग किस लिए किए वो सुनिए। यहाँ जो ये शब्द आप देख रहे हो पाचन, पाचन का अर्थ क्या होता है? इनमें से जो जटिल पोषक पदार्थ हैं, जटिल पोषक पदार्थ ये हैं, जटिल पोषक पदार्थ को सरल में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन का अर्थ गलना नहीं समझना है आपको, अभी देखेंगे।
तो जटिल रूप में ये तीन ही है, तो इन्हीं का पाचन होता है, इधर वालों का पाचन नहीं होता। विटामिन का पाचन नहीं होता क्योंकि इसकी जो संरचना है वो पहले से ही क्या है, सरल है। खनिज लवण है, ये भी सरल है। जल सरल है। रेशों का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। अब यहाँ देखिए आप, जटिल पोषक पदार्थ कैसे बदलते हैं। जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, अनाज और जो भी मीठी चीजें खा रहे हो उसमें क्या प्राप्त हो रहा है हमें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। अभी आप पूरी प्रक्रिया यहाँ पढ़ेंगे कि पचे हुए भोजन का क्या होता है। पचा हुआ भोजन जो है वो आंतों से रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है और रक्त उसको पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो यहाँ देखा कि वो अवशोषण जो है वो कहाँ से हुआ, आंतों से। तो यदि आंतों में सीधा कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो रक्त अवशोषित नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की संरचना क्या है, बड़ी है और जटिल है। इसी कार्बोहाइड्रेट को यदि ग्लूकोज में बदल दिया गया तो आंतों की दीवार से ये अवशोषित होगा और किसके अंदर जा रहा है, रक्त के अंदर। आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि रक्त शरीर में परिसंचरण का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा रक्त का कोई काम नहीं है। तो आंतों से इसने भोजन को लिया और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, लेकिन भोजन किस रूप में चाहिए, सरल रूप में। तो ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, ग्लूकोज में। उसी के बाद आपने देखा प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये पचने के बाद बदलता है अमीनो अम्ल में। अगली चीज ध्यान रखेंगे, वसा जो है, तीसरा जो पोषक पदार्थ आपको बताया था वसा, वसा पचने के बाद बदलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये सारे पोषक पदार्थ इधर वाले, इनकी संरचना कैसी है, जटिल है। साइज कैसी है, बड़ी है। यहाँ पे ये पोषक पदार्थ कैसे हो चुके हैं, सरल, और इनकी साइज कैसी है, छोटी। आपको यहाँ से पाचन की परिभाषा मिल रही है कि जटिल पोषक पदार्थों का सरल में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है उसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है। अब एंजाइम क्या होते हैं, हमारे शरीर में ही बनते हैं ये। हमारे शरीर में बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, अभी पढ़ेंगे, उनसे स्त्रावित होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम इस अभिक्रिया को कराने के लिए अति आवश्यक होते हैं। बिना एंजाइम के भोजन का पाचन नहीं होता। अब आप केमिस्ट्री में एक चीज और पढ़ेंगे, या सुना होगा, उत्प्रेरक। ये देखिए एक अभिक्रिया हो रही है A+B और पदार्थ बन रहा है AB। लेकिन हमने यहाँ एक पदार्थ को उपस्थित कर रखा है Z को। Z ने ना तो इस साइड भाग लिया है ना ही इस साइड भाग लिया है। सिर्फ इस अभिक्रिया को संपर्क कराने के लिए Z की उपस्थिति जरूरी है। ये अभिक्रिया की गति तीव्र करा देता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बैठा है यहाँ पे, इसे नाम दिया जाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। यही स्थिति एंजाइम की है। एंजाइम पाचन क्रिया संपन्न कराने के लिए जरूरी होते हैं, ना तो इस साइड भाग ले रहे हैं ना इस साइड, लेकिन इनकी उपस्थिति जरूरी होती है। इसका मतलब एंजाइम भी क्या है, उत्प्रेरक हैं। लेकिन ये हमारे जीवित शरीर में है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक, और इंग्लिश में नाम हो जाएगा बायो कैटलिस्ट। तो आपको समझ में आया क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। शुरू से हमने देखा कि पोषक पदार्थ कितने भागों में बांट दिए हैं, दो में। एक साइड रखा है हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दूसरी साइड है विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। इनको साइड में हटा दिया, इसका तो हमारे शरीर में पाचन होता ही नहीं, अभी पढ़ेंगे। इन तीन की संरचना पहले से ही क्या है, सरल है। तो ये जब छोटी आंत में पहुंचते हैं तो छोटी आंत में डायरेक्ट अवशोषित हो जाते हैं, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। लेकिन ये वाले जो पदार्थ हैं इनकी संरचना क्या है, जटिल है। तो इनको पहले सरल अणुओं में बदला जाता है, और सरल अणु में इनका बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और सब में अलग अलग हमने देख लिया है कि कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में। वसा जो है पचने के बाद किस में बदलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। फिर आगे चीज देखी कि पाचन के लिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है एंजाइम की। उसमें ऑप्शंस में अलग अलग लिखे होंगे कि भोजन को पचाने के लिए जल की आवश्यकता है, नमक की आवश्यकता है। तो जो आवश्यक चीज है वो है एंजाइम। बिना एंजाइम के पाचन नहीं होता। एंजाइम के बारे में ध्यान रखना है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो हैं उनसे ये स्त्रावित होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अभिक्रिया में खाली उपस्थिति जरूरी है। ये किसका काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का। और ये हमारे शरीर में बन रहे हैं, इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक
कहा जाता है। और ये क्वेश्चंस भी सीधे पूछे जाते हैं कि प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलेगा, अमीनो में, वसा पचने के बाद किस में बदलेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। जब ये सरल अणु बन जाएंगे तो ये छोटे अणु आराम से छोटी आंत से, दीवार से किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, रक्त के द्वारा, और रक्त उसे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो यहाँ आपने पाचन की परिभाषा समझ में आई, और यहाँ से ये पता चला कि पाचन इन तीन का ही होता है, इनका पाचन नहीं होता। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं होता। तीन ऑप्शन आपको ये दे रखे होंगे, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन मिल जाएगा। एक चीज और देखिए, इस विभाजन से एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये जो तीन है ये आपको ऊर्जा देते हैं, इधर वालों से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती। यहाँ देखिए उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट का तो मुख्य काम ही क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा देना। वसा जो है संग्रहित भोजन है, चर्बी के रूप में संग्रहित रहता है। यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको ऊर्जा कौन दे देगा, वसा दे देगा। लास्ट में जो ऊर्जा है प्रोटीन का, वैसे तो काम होता है हमारे शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण या विकास किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा। लेकिन यदि आपने, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबी भूख हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट शरीर को नहीं दे रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत बंद हो चुका है, तो सेकंड नंबर पे ऊर्जा कौन देना शुरू करेगा, जो शरीर में संग्रहित वसा है, चर्बी है, उससे आपको ऊर्जा मिलना स्टार्ट होगी। अब भूख हड़ताल लंबी होती जा रही है, शरीर का सारा वसा खत्म कर लिया है, तो लास्ट में जो आपके शरीर का प्रोटीन है, हमारे शरीर में मांस, स्किन वगैरह सब किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये लास्ट में ऊर्जा कौन देगा आपको, प्रोटीन देगा। तो ध्यान रखना कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये तीन ही हैं, इनसे ऊर्जा मिलेगी। इधर से आप खनिज लवण यानी नमक कितना ही ले लें, कितनी ही विटामिन की गोलियां खा लें, इनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा इनसे मिलती है, इनमें भी नंबर होता है। सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे ऊर्जा कौन देगा, वसा। और लास्ट में जो ऊर्जा है वो किससे मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो रूप है ग्लूकोज, इससे सबसे पहले ऊर्जा मिलती है। ये तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए, या मरीज जो है हॉस्पिटल में गया है तुरंत ऊर्जा देने के लिए, उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि इसके पाचन की जरूरत नहीं है। अभी हम पाचन क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें टाइम लग रहा है, 3-4 घंटे आमाशय में लग रहे हैं, फिर 5-7 घंटे किस में लग रहे हैं, आपके छोटी आंत में। लेकिन ग्लूकोज जो है वो पचा पचाया भोजन है, उसको पचाने के लिए समय नहीं चाहिए, तो इससे ऊर्जा तुरंत मिलती है। तो ये इस डायग्राम से आपके क्वेश्चंस हो गए, ये आपको बता दिया। अगली चीज देखिए, इसमें इस पाचन तंत्र को जब हम पढ़ेंगे, आपको तंत्र का अर्थ समझा दिया है, पाचन का अर्थ समझा दिया है, इसको हम दो टुकड़ों में बांटेंगे। पूरा जो पाचन तंत्र है, इस चित्र को देखिए पहले। पूरे पाचन तंत्र में एक तो ये नली होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस नली को हम बोलते हैं आहार नाल। नली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, शुरू में इसका नाम है मुख गुहिका, आगे जब ये पाइप चल रहा है इसका नाम है ग्रास नली। यही पाइप थोड़ा सा चौड़ा हो गया, उसे क्या कहा जा रहा है, आमाशय। फिर ये इस तरीके से फोल्ड होके पड़ा है बहुत लंबा सा, उसे कहा जाता है छोटी आंत। उसके बाद ये जो पाइप चल रहा है उसका नाम है बड़ी आंत। लास्ट में ये गूदा द्वार, यानी मुख गुहा से लेके गूदा द्वार तक ये जो पूरा पाइप है, इस पाइप को क्या कहा जाता है, आहार नाल, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जब आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो तंत्र में एक पार्ट तो होगा आहार नाल, जिसके जगह जगह अलग अलग नाम है। इस पाइप में, जैसे ये पूरा पाइप है, इस पाइप में अलग अलग जगह ग्रंथियां लगी हुई हैं, और वो ग्रंथियां इस पाइप के अंदर क्या डाल रही हैं, एंजाइम डाल रही हैं। अभी आपने पढ़ा कि भोजन को पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की। बिना एंजाइम के भोजन नहीं पचता है। तो इस पाइप में ग्रंथियां लगी हुई हैं। यहाँ देखोगे, हम पढ़ेंगे मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार इसमें स्रावित करती हैं मुख के अंदर। यहाँ देखेंगे छोटी आंत में, इधर छोटी आंत के अंदर कौन, यकृत जो है अपना रस स्रावित कर रहा है। एक ग्रंथि है अग्नाशय, तो ये सब पढ़ा जाएगा। तो यदि यहाँ देखें, ये बताया आपको कि पाचन तंत्र को पढ़ना है तो दो हिस्से करने हैं उसके, आहार नाल और उससे संबंधित पाचन ग्रंथियां। तो वो पाइप जो है, उस पाइप के जगह जगह नाम, शुरू में बोल रखा है उसे मुख गुहा, फिर बोल रखा है ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर क्या नाम है, आंत। आंत में टुकड़े कर दिए, बड़ी आंत और छोटी आंत। पाचन ग्रंथियां जो हैं, एक तो है श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ब्रूनर्स ग्रंथि।
एक बता रखा है लार ग्रंथियां, एक है यकृत और एक है अग्नाशय। अब इन ग्रंथियों को दो भागों में कैसे बांट रखा है उसे देखिए। ये वाली जो ग्रंथियां हैं इन्हें हम बाह्य ग्रंथियां कहते हैं। बाह्य ग्रंथियों का मतलब, ये बहिस्रावी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं बाह्य ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियों का मतलब है उस पाइप से बाहर है, बाहर लगी हुई है और वहां से ये अपना रस जो है, ये पदार्थ जो है उस नाली में डाल रही हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनस ग्रंथियां, ये यदि देखोगे तो आमाशय की दीवार के अंदर बनी हुई है। ये श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ है? आमाशय की दीवार के अंदर। ब्रूनस ग्रंथि देखोगे तो ये मिलेगी आपको छोटी आंत में। तो इन ग्रंथियों को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक तो है आंतरिक ग्रंथियां और एक कौन सी हैं? बाहरी ग्रंथि। बाहरी ग्रंथि जो पाइप से बाहर है। आपने एक नाम और सुना होगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बहिस्त्रावी ग्रंथि। जो हम अंतःस्त्रावी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंस बताया जाएगा, और वहीं आपको बताएंगे कि अग्नाशय एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। तो अब इसमें इस चित्र के माध्यम से पूरा पढ़िए। सबसे पहली चीज है यहाँ मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन जाएगा और यहाँ पे लार स्रावित हो रही है, और लार से संबंधित आपके दो तीन प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला कि लार ग्रंथियां जो हैं, मुंह के अंदर लार ग्रंथियां हैं, कितनी हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6 लार ग्रंथियां हैं। उन लार ग्रंथियों के अभी नाम बताते हैं आपको। प्रतिदिन जो लार है वो 1 से 1.5 लीटर निकलती है, और इस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम देखिए आप। एंजाइम का नाम है, एक तो है लाइसोसाइम और दूसरा कौन सा है? टाइलिन। लार में 99% तो है जल और 1% उसके अंदर एंजाइम है। अब याद रखिए एंजाइम क्या कर रहे थे? भोजन को पचाने में सहायक थे। अब आपको पता चलेगा कि भोजन मुख में जा रहा है, लार मिक्स हो रही है, तो ये एंजाइम अपना काम कर रहे हैं। इससे ये पता चला कि भोजन का पाचन जो है वो कहाँ शुरू हो चुका है? मुख में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुख से। तभी कहा जाता है कि भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया कहाँ स्टार्ट हो चुकी है? मुख में। हम लोग स्पीड से खाते हैं तो मुख में भोजन को रुकने ही नहीं देते हैं, यानी पाचन क्रिया वहीं पे ठप हो जाती है। अब यहाँ देखिए, ये जो दो एंजाइम है इनके क्या काम है? ये एंजाइम है टाइलिन, इसका दूसरा नाम है एमाइलेज। ये क्या काम करता है? जो हम भोजन खा रहे हैं, आपको 3 पोषक पदार्थ बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन 3 का ही पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, उसे कहा जाता है स्टार्च। हिंदी में इसको बोलते हैं मंड, ये अपनी स्थानीय भाषा में बोल देते हैं मांड। हम लोग जब चावल को धोते हैं तो उसमें से सफ़ेद पाउडर निकलता है, या आलू काटते हैं तो भी हमारे हाथ में सफ़ेद पाउडर सा लग जाता है, उसे हम स्टार्च या मंड कहते हैं। यदि आपके खाने में स्टार्च या मंड है तो उसका पाचन जो है मुख से निकली नार में एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज, वो करेगा। यानी इसका पाचन कहाँ स्टार्ट हो चुका है? मुख में। सबसे ज़्यादा स्टार्च जो है वो आलू और चावल में ही पाया जाएगा। अगला देखें, इसमें एक एंजाइम और निकलता है मुख के अंदर जिसका नाम है लाइसोसाइम। लाइसोसाइम जो है ना, ये क्या करता है? यदि भोजन में कोई जीवाणु है तो उनको नष्ट करता है, उनको पचा जाता है। लाइसोसाइम का काम क्या होता है? जीवाणुओं को खत्म करना। तो अब भोजन के अंदर जीवाणु, या तो भोजन साफ सुथरा नहीं बना है, या कई बार हम थोड़ा लंबे समय तक रखा हुआ भोजन खा लेते हैं, यानी उसमें जो है जीवाणु पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ उनको खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइसोसाइम। अगली चीज आपको बताया था, लार ग्रंथियां जो हैं, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी। उनके नाम है सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और कौन सी हैं? पैरोटिड। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आपके मुख में है। लार से संबंधित प्रश्न बता दिए। एक याद रखिए, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.2 से 7.6 तक, इसके बीच में वेरी करता रहता है, और जो एवरेज आता है पीएच मान 6.7। अब ये पीएच मान जिसे ध्यान नहीं है वो ध्यान रखिए। यहाँ कोई भी घोल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, एक मान होता है, स्केल होती है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, और उस पे वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक। अब कोई भी घोल की प्रकृति पता करनी है, इस तरीके से वैल्यूज होती हैं।
अगर पीएच मान 7 आ रहा है तो वो घोल कैसा है? उदासीन, ना तो वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। यदि 7 से कम पीएच है तो वो घोल कैसा है? अम्लीय है। 7 से ज्यादा है तो कैसा है? क्षारीय। अब हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीजें अम्लीय क्षारीय हैं वो देख लीजिए। जो भी चीजें आपको खाने में स्वाद में खट्टी लगें वो कैसी होती हैं? अम्लीय। जैसे टमाटर है, इमली है, इन सब में एसिड पाया जाता है, ये कैसे होते हैं? अम्लीय। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनका पीएच मान 1-2 के आसपास मिलेगा। क्षारीय चीज़ें जो हैं ये स्वाद में तो होती हैं कड़वी, और इनको टच करते हैं तो इनमें सोपी टच यानी साबुन जैसा फिसलने वाला टच होता है। तो आप देखिए घर के अंदर जो साबुन है वो किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। तो ये चीज़ें अम्लीय क्षारीय वगैरह है, ये हम रसायन वाले पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ जो आपको इसमें पाचन तंत्र में पढ़ना है वहाँ ध्यान रखेंगे कि एक तो इसका लार का पीएच मान 6.7 यानी हल्का अम्लीय। कैसा मिल रहा है आपको? हल्का अम्लीय। वैसे लार का पीएच मान 6.2 से लेके 7.6 तक इतनी दूर तक वेरी करता रहता है, यानी उदासीनता के आसपास ही रहता है लार का पीएच। अभी थोड़ी देर बाद हम आमाशय में पढ़ेंगे, एक रस निकल रहा है जठर रस, और उस जठर रस में एक एसिड निकल रहा है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका पीएच मान देखोगे तो वो पहुंचेगा 1.5 से 2, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय मिलेगा वो। तो यहाँ देखा आपने, ये लार से संबंधित सारे क्वेश्चंस हो गए। लार में एंजाइम ध्यान रखेंगे, लाइजोजाइम किसको नष्ट कर देता है? जीवाणुओं को। टाइलिन जो है उसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है? एमाइलेज। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। तो क्वेश्चन आए कि भोजन का पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? मुख से। और सबसे पहले पाचन किसका होगा? स्टार्च का। अब देखिए जीभ से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे हम। जीभ जो है वो पूरी तरीके से एक मांसल अंग है, यानी मांसपेशियों से बना हुआ है, उसके अंदर हड्डी नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, मनुष्य की जीभ जो हो पीछे से लॉक है, बंधी हुई है, और आगे से कैसी होती है? फ्री होती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें खाने का स्वाद बताती हैं। अब खाने का स्वाद जो है आप देखेंगे तो सबसे आगे वाला हिस्सा जो है वो किसके बारे में बताता है? मीठे स्वाद के बारे में। जो साइड में हिस्से हैं वो खट्टे या नमकीन के बारे में बताते हैं। जीभ का सबसे पिछला हिस्सा जो है वो किसके बारे में बताता है? कड़वे स्वाद के बारे में। जीभ के बीच में जो हिस्सा है यहाँ स्वाद कलिकाएं नहीं होती, यानी यहाँ स्वाद का पता नहीं चलता। एक इन्हीं स्वाद में एक अलग स्वाद और होता है जिसको हम बोलते हैं उमामी स्वाद, जिसे हम मीट वाला जो भोजन होता है उसमें प्राप्त होता है। वो कौन सा है? उमामी स्वाद। तो ये स्वाद के नाम याद रखने हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि स्वाद कलिकाएं जो हैं, जो टेस्ट बड्स हैं, वो उम्र के साथ साथ क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। तभी आप देखते होंगे कि एज बढ़ने के बाद जो खाने में मसाला है वो कम लगता है, फीका लगता है खाना। उसका कारण है कि स्वाद कलिकाएं धीरे धीरे क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। जबकि छोटे बच्चे को जो है स्वाद कलिकाएं ज़्यादा होती हैं, तो उसमें स्वाद के बारे में जो सेंस है वो ज़्यादा होता है। आगे इसमें ध्यान रखेंगे आप कि जीभ के पीछे यहाँ पे एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स जो हैं लिम्फोइड उत्तक हैं, और इन उत्तक से ये वाली कोशिकाएं बनती हैं WBC, जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक है WBC जो शरीर को संक्रमण से बचाती है। इन WBC को हम पुलिसमैन बोलते हैं शरीर का। तो यहाँ देखेंगे ये टॉन्सिल्स हैं, और इनसे कौन सी कोशिकाएं बन रही हैं? WBC। संक्रमण होता है शरीर में, इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। तो ये जीभ से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए। उसमें आगे देखिए, एक और है, ये स्वाद जो आता है इसे बोलते हैं तीखापन। तीखापन कोई स्वाद नहीं है, यानी मिर्ची वाला स्वाद। तीखापन होता है कोशिकाओं का धीरे धीरे जलना। कोशिकाओं में जलन पैदा होती है जब तेज मिर्ची खा लेते हैं, तो कोशिकाओं का जलना है, उसे क्या कहा जाता है? तीखापन। और तीखेपन को कम करने के लिए हमें पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोशिकाएं जल रही हैं तो उनको टेम्परेचर को कम किया जाता है पानी के द्वारा। तो तीखापन कोई स्वाद नहीं है, ये कोशिकाओं का जलना है। तीखापन आप जीभ में भी महसूस कर सकते हो अगर आपने मिर्ची खाई है तो, या फिर आप देख लीजिए हरी मिर्ची काटी है, लाल मिर्च के हाथ, जो भी मिर्चों के हाथ लगा लिया आपने, तो मिर्च में आप देखोगे वही जलन आपको स्किन पे भी प्राप्त होगी। यानी तीखापन वास्तव में क्या है? कोशिकाओं का जलना, ये कोई स्वाद नहीं है। तो स्वाद में पूछा जाए तो स्वाद मीठा, खट्टा,
नमकीन, उमामी स्वाद, कड़वा, ये स्वाद के प्रकार है। तीखापन जो है वो स्वाद के अंदर काउंट नहीं होता, ये कोशिकाओं का जलना होता है। अगला देखिए, इसमें मुंह के अंदर जो दांत हैं, अब दांत से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य के दांत के बारे में कहा जाता है कि ये गर्त दंती हैं, ये द्विवार दंती हैं, और कौन से हैं, विषम दंती। ये क्वेश्चंस आते हैं, इन तीनों का अर्थ पढ़ समझते हैं। गर्त दंती इंग्लिश में बोला जाता है थीकोडोंट। आपने देखा होगा दांत हमारे जो हैं वो जबड़े में हड्डियों में धसे हुए होते हैं, हड्डों के अंदर धसे हुए हैं, इसलिए इन्हें कहा गया गर्त दंती, जबड़े की हड्डियों में धसे हुए होने के कारण। दूसरा, मनुष्य के दांतों को क्या कहा जा रहा है, द्विवार दंती, यानी डाइफायोडेंट, 2 बार दांत आते हैं। शुरू में जो दांत हैं बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20। ये टूटने के बाद जो है स्थायी दांत, पूरे जो स्थायी दांत हैं, स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 32। यानी ये 20 दांत टूटकर वापस आ जाते हैं। 20 से ऊपर कोई सा टूट रहा है, स्थायी दांत टूट गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो 2 बार दांत आते हैं जन्म के बाद, फिर 14-15 साल तक दोबारा पूरे स्थायी दांत आ जाते हैं। टूटना इनका शुरू हो जाता है 5-6 साल से। तो ये ध्यान रखिए, ये 2 प्रकार के दांत हो गए, 2 बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, द्विवार दंती। ये संख्या याद रखनी है। मिल्क टीथ की संख्या कितनी है, 20। स्थायी दांत की संख्या कितनी है, 32। अगला शब्द क्या दे रखा है, विषम दंती, यानी हमारे मुख में अलग अलग प्रकार के दांत हैं, उनकी शेप अलग अलग है, काम अलग अलग है। तो उसको आप देखिए यहाँ पे, ये जो मनुष्य का जबड़ा है पूरा मुंह, इसमें से जैसे ये दांत हैं, हम एक जबड़ा ऊपर वाला ले लिया और उसमें से आधा, यानी ये हिस्सा है, इसके दांत देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आगे जो आपके 4 दांत एक जैसे हों, उसमें से आधे जबड़े में कितने हैं, 2 दांत ले लिए। इन आगे वाले दांतों को, जो इस आकृति के हैं, टोटल 4 दांत, इनको कहा जाता है कृंतक या इंसाइजर, जो काटने के काम आते हैं, किसी चीज को कट करने के काम आते हैं, कृंतक। उसके बाद ये दांत खत्म होते हैं, उसके बाद एक आता है तीखा दांत, जो किसी भी चीज को फाड़ने के काम आता है। तो फाड़ने को क्या कहा जाता है, रदनक। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कैनाइंस। इस रदनक से पता चलता है कि मनुष्य के अंदर मांसाहारी प्रवृत्ति है, क्योंकि मांस जो है वो दांत से फाड़ा जाता है। अगला है अग्र चवर्णक। आगे जो जाड़ है उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। अग्र चवर्णक, छोटी जो है उनको इंग्लिश में बोला जाता है प्रीमोलर्स। कितनी है, 2। ये हम एक जबड़े में आधे की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर वाला जबड़ा उसका आधा हिस्सा, तो ये कितनी आ गई, 2। उसके आगे चवर्णक, थोड़ी और चौड़ी जाड़ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, चवर्णक, मोलर्स। तो नाम कौन कौन से हो गए, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, और कौन सी है, चवर्णक। अब इनकी संख्या देखिए, आधे जबड़े में, ऊपर वाले आधे जबड़े में कृंतक कितने हैं, 2। ये तीखे वाला दांत फाड़ने वाला कितना है, 1। फिर प्री मोलर्स यानी अग्र चवर्णक कितने हैं, 2, और चवर्णक कितने हैं, 3। तो ये इस हिस्से का है, इस हिस्से में भी यही हालत रहेगी, जितने ऊपर हैं उतने ही दांत नीचे मिलेंगे। ये जो लिख रखा है इसे मनुष्य का दंत सूत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, दंत सूत्र। एग्जाम में भूल जाते हो, याद रखना, ये 21-23 कैसे भी संख्या याद कर लेना, कितनी है, 21-23। तो अब इस इतने में गिनोगे तो 2 + 2 4, और ये कितना हो गया, 8। 8 इस साइड है, 8 ही नीचे मिलेंगे, 8 इधर मिलेंगे और 8 इधर मिलेंगे, टोटल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो दंत सूत्र इस तरीके से दर्शाया जाता है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, वो हम कंकाल तंत्र में भी पढ़ेंगे। दांतों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है इनेमल। ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल, ये दांतों के ऊपर की कवरिंग होती है। अगला देखिए, तो मुख से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। लार देख लिया, दांत का बता दिया, जीभ का बता दिया, और ये शब्द याद रखने हैं, गर्त दंती, द्विवार दंती, और कौन सी है, विषम दंती। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ क्या क्या पाचन हो गया था, सिर्फ स्टार्च का पाचन हुआ था। खाने में यदि आपने स्टार्च खाया है, मंड खाया है, जिसको हम मांड भी बोल देते हैं, तो उसका पाचन कहाँ पे हुआ है, मुख गुहा में। अब खाना जो है वो किधर जाएगा, ग्रास नली में। खाना ग्रास नली में जा रहा है, उससे पहले एक प्रक्रिया और ध्यान रखनी है आपको। लार के 3 काम देखे हमने। लार का पहला काम है भोजन को लसलसा बनाना, यानी सॉफ्ट बनाना, ताकि निगलने में आसानी हो। दूसरा काम है, इसमें एक एंजाइम है लाइजोजाइम, जो जीवाणुओं को खत्म करता है। तीसरा काम है भोजन का पाचन करना, जिसमें किसका पाचन करता है, स्टार्च का। ये 3 चीजें देखी।
अब भोजन को निगलते समय यहाँ एक प्रक्रिया होती है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए। भोजन को निगलते समय ये है मुख गुहिका और ये है नासा गुहिका, यहाँ है कंठ, यहीं पे है स्वर यंत्र, और ये है आपकी ग्रास नली, ये है श्वास नली। यहाँ पे एक संरचना होती है, ये संरचना जो है इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। अब इसका क्या काम है वो देखिए। हमें कहा जाता है कि भोजन को निगलते समय बोलना नहीं चाहिए, उसका कारण क्या है? मुख गुहिका में जो भोजन खा रहे हो वो किस में जाना चाहिए? ग्रास नली में। नाक से जो सांस ली जा रही है वायु किस में जानी चाहिए? श्वास नली में। लेकिन कंठ जो स्वर यंत्र हैं वो यहाँ पे हैं, और यहीं पे आपका ट्राई जंक्शन बन रहा है, यानी भोजन भी आ रहा है, वायु भी आ रही है, और किधर भेजना है? वायु को श्वास नली में और भोजन को किस में? ग्रास नली में। लेकिन कई बार खाना खाते समय यदि बोल रहे हैं तो स्वर यंत्र को आप काम ले रहे हो, और स्वर यंत्र को काम लेने की वजह से ये जगह खुली रह जाती है और खाना किस में चला जाता है? श्वास नली में। और श्वास नली में जाने की वजह से तेज खांसी आके वो वापस बाहर फेंका जाता है। ये हमारे शरीर की एक फीडबैक प्रक्रिया ही है। अब यहाँ पे एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब भी हम भोजन को निगलते हैं, निगलने की प्रक्रिया के समय ये एपिग्लोटिस पत्तेदार जो संरचना है वो इस श्वास नली को बंद कर देती है। अब रास्ता एक ही रह जाता है, तो भोजन किस में जाएगा? ग्रास नली में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन को निकलते समय कौन सी संरचना श्वास नली को ढक देती है, तो वो कौन सी है? एपिग्लोटिस। ताकि भोजन सिर्फ किस में जाए? ग्रास नली में। तभी कहा जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अब आगे देखिए इसमें, यहाँ जब भोजन को निगला गया तो निगलते समय हम छोटी छोटी उसकी बॉल्स बनाते हैं। भोजन को एक साथ, यदि मुंह में आपने खूब सारा भोजन ले रखा है और उसको एक साथ निगलना चाहते हो, नहीं निगल सकते। मुंह में खूब सारा हो सकता है, लेकिन जब गले से उसको उतारे तो उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाते हो, उसको हम बोलस कहते हैं। या निगला गया तो उसे क्या कहा जाता है? निवाला। बाहर से जो ग्रास ले रहे हो, जो टुकड़ा खाया है आपने, उसे तो ग्रास कहा जाएगा। गले से जो नीचे उतारा है उसे निवाला, या फिर इंग्लिश में उसे कहा जाएगा बोलस, क्योंकि उसकी आपने छोटी छोटी बॉल्स बना के उतारा है। पूरी यदि रोटी मुंह में ले ली तो एक साथ नहीं निगली जाएगी, बॉल्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पूछा जाता है कि मुख में भोजन लसलसा होने के बाद क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? बोलस, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निवाला। और निगलने की प्रक्रिया में इस संरचना का नाम याद रखना है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। तो यहाँ आपने इस चित्र के माध्यम से देखा कि मुख से संबंधित जो पाचन क्रिया थी वो पूरी कंप्लीट पढ़ ली हमने। दांत जीभ के बारे में पढ़ लिया। अब भोजन किस में आ रहा है? ग्रास नली में। ग्रास नली जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। इस ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। खाना यहाँ से सीधा कहाँ पहुँचाया जाएगा? आमाशय में। तो क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता है कि ग्रास नली में किसका पाचन होता है? एक लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, वसा, फिर लिख दिया प्रोटीन, लास्ट में लिखा जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यही टिक लगाना है, क्योंकि ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ये सिर्फ एक परिवहन का काम करती है। खाने को मुख गुहा से कहाँ तक पहुँचाती है? आमाशय तक। अब यहाँ पे जो खाना चल रहा है वो प्रक्रिया जो है उसे क्रमिक संकुचन और अनुशिथिलन, क्रमिक संकुचन और अनुशिथिलन, ये खाना आगे धीरे धीरे जा रहा है। संकुचन और अनुशिथिलन यानी पाइप पिचक रही है, फिर वापस अपनी उसी शेप में आ रही है, फिर पिचक रही है, फिर उसी शेप में आ रही है। तो ये संकुचन और अनुशिथिलन, इसे ही हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है? पेरिस्टालसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन, क्रमानुकुंचन। तो क्रमिक संकुचन और अनुशिथिलन प्रक्रिया से ये खाना कहाँ पहुंचाया जाता है? आमाशय के अंदर। और ग्रास नली का काम समझ में आ गया, कोई पाचन क्रिया नहीं करती है, सिर्फ खाने को मुख गुहा से कहाँ तक पहुंचाती है? आमाशय तक। अब भोजन जब आमाशय में आ जाता है तो आमाशय के अंदर भोजन 3-4 घंटे रुकता है, इसीलिए इसे आमाशय का भोजन का अस्थायी भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अस्थायी भंडार बताइए भोजन का, तो कौन सा है? आमाशय, क्योंकि 3-4 घंटे रुका है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ भोजन नहीं रुके तो मनुष्य की भूख शांत नहीं होगी।
क्योंकि आगे जो छोटी आंत है वो 6 से 7 मीटर लंबी है, और इतनी लंबी आंत को भरने, अगर भोजन नहीं रुका तो इस आंत में जाएगा, और इस इतनी लंबी आंत को भरने में पूरे घर का राशन लग सकता है। तो भूख शांत जो है वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि भोजन यहाँ रुक रहा है, आमाशय फुल हो जाता है। अगली चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, अब आमाशय में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी उनको देखेंगे। आमाशय में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिया, आमाशय के अंदर अस्थायी भंडार है भोजन का। दूसरा ध्यान रखना है, आमाशय में एक रस निकलता है, उसका नाम है जठर रस। जठर रस, इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं आमाशय के अंदर, वहीं से निकल रहा है। अभी इन कोशिकाओं के नाम पढ़ेंगे। इस जठर रस के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक और याद कर लीजिए। सबसे पहला, इसके अंदर एक चिकना पदार्थ निकलता है जिसे हम बोलते हैं श्लेष्मा। दूसरा, इस जठर रस के अंदर एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा, इसमें ध्यान रखना है, एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजिन, या पेप्सिन याद कर लीजिए। चौथा जो है, इसमें एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन। यानी जठर रस, पेट के अंदर जो रस निकल रहा है उसको जठर रस कह रहे हैं। कितनी चीजें हैं उसमें? 4 चीजें हैं। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो ये अम्ल निकल रहा है ये बहुत ज्यादा, इसका जो पीएच है वो कितना है? 1.5 से 2। अभी पीएच मान आपको बताया था, जितना कम पीएच मान होगा उतनी ही प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। पेट के अंदर ये हाईली एसिडिक होता है। आमाशय में कौन सा जो अम्ल निकल रहा है? HCl। अब यदि अम्ल निकल रहा है तो ये अम्ल आमाशय की दीवार को खराब कर सकता है, क्योंकि आप देखते होगे एसिड जो है उसकी प्रवृत्ति होती है संक्षारण की, यानी कुरेद देती है वो जगह को। तो एसिड इसकी दीवार को खराब कर सकता है। तो प्रकृति ने पहले से ही ये जो पदार्थ निकाल रखा है जिसका नाम है श्लेष्मा, ये उसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बना के रखता है ताकि जो अंदर HCl निकल रहा है वो इसकी दीवार पे प्रभाव न पहुंचाए। उसके बाद एक एंजाइम निकल रहा है जिसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अब आप देखिए, मुख में पाचन किसका हुआ था? स्टार्च का। जितने भी खाना खाया उसमें से स्टार्च का पाचन कहाँ हुआ? मुख में। जब ग्रास नली में चले तो कोई पाचन क्रिया नहीं हुई। उसके बाद आमाशय में आए तो किसका पाचन हो रहा है? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन है? पेप्सिन। अब आपको शुरू में ही बताया था कि मांस, स्किन वगैरह सब किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। तो यहाँ एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मनुष्य जब मांस खा रहा है तो उसका पाचन करने के लिए आमाशय में कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। लेकिन उसका जो आमाशय है, मांस युक्त भोजन को कौन पचा रहा है? पेप्सिन। लेकिन आमाशय जो है उसकी दीवार खुद मांस की बनी हुई है, मांसल है वो, उसका पाचन ये क्यों नहीं करता? तो वही ध्यान रखना है, ये रक्षात्मक आवरण बना हुआ है तो पेप्सिन इस आमाशय की दीवार पे अटैक नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आपको श्लेष्मा का काम समझ में आ गया कि श्लेष्मा सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। HCl का काम पूछें तो HCl का काम होता है अम्लीय वातावरण बनाना, क्योंकि ये पेप्सिन जो है पेप्सिनोजिन के रूप में निष्क्रिय रूप में होता है वहाँ, और उसको फिर सक्रिय करने के लिए कौन सा वातावरण चाहिए? अम्लीय वातावरण। अगली चीज है, यहाँ यदि पूछा गया कि मांस युक्त भोजन का पाचन तो पेप्सिन कर देता है लेकिन आमाशय की दीवार का पाचन क्यों नहीं करता? वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। तो आंसर देना है कि आमाशय की दीवार जो है सुरक्षात्मक आवरण उस पर किसका चढ़ा हुआ है? श्लेष्मा का। अगली चीज देखिए, एक एंजाइम और निकलता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। दूध के पाचन में सहायक होता है। रेनिन एंजाइम जो है बच्चों में भरपूर मात्रा में बनता है। तभी देखा होगा आपने, बच्चों के आहार में दूध की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे आहार में दूध की मात्रा कम कर दी जाती है, क्योंकि दूध का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता। उसका कारण है रेनिन की मात्रा उम्र के साथ साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कई लोगों के शरीर में रेनिन बिल्कुल बनना बंद कर देता है, तो उनके शरीर में दूध बिल्कुल भी नहीं पचता। दूध पीते ही उनको या तो अपच महसूस होती है, गैस बनती है। तो उस चीज को कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो बीमारी क्या कहलाती है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज तो होती है दूध में पाई जाने वाली शर्करा, और इंटॉलरेंस का मतलब होता है सहन नहीं होना। तो जिस व्यक्ति के आमाशय में रेनिन बिल्कुल नहीं बन रहा, उसको दूध नहीं पचेगा, तो उसे कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये आमाशय से संबंधित सारी बातें आपको बता दी। इसमें कुछ और चीजें देख लीजिए। एक यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ भोजन जो है
पूरा गूदेदार होकर जब आगे जाएगा छोटी आंत में, तब इसका नाम रखा जाएगा काइम। तो अभी तक आपने भोजन के दो नाम पढ़े हैं, एक नाम आपने पढ़ा बोलस और दूसरा नाम पढ़ा है काइम। ये पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन लुगदीदार होने के बाद क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। उसके बाद ये देख लीजिए, जठर रस जो है आमाशय से निकल रहा है, ये चीजें बताई, श्लेष्मा, HCl और क्या निकल रहा है? निष्क्रिय पेप्सिनोजिन। ये कौन कौन सी कोशिकाओं से निकल रहा है? श्लेष्मा म्यूकस सेल से निकलती है, म्यूकस सेल्स को आप हिंदी में श्लेष्मा कोशिकाएं बोलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकल रहा है HCl, ये पेराइटल सेल से, जिनको भित्तीय कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल ये नाम हिंदी में लिखा जाता है कि HCl कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। फिर उसके बाद में हमारे आमाशय की दीवार में एक कोशिकाएं और होती हैं जिन्हें मुख्य कोशिका बोलते हैं, यह नाम आता है जाइमोजन। इनसे कौन सा निष्क्रिय पेप्सिनोजिन निकलता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजिन इसके प्रभाव में किस में बदल जाता है? पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ये आमाशय से संबंधित जो है वो सारी जानकारी आपको दे दी। अब उसके बाद आगे देखिए, इस चित्र में अब खाना जो है वो किस में जाएगा? छोटी आंत में। यहाँ तक पाचन देखा स्टार्च का, यहाँ कोई पाचन नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। और हमने भोजन में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का पाचन होता है। अब जो भी कुछ बच गया है वो टोटल पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत से संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखिए। छोटी आंत में पहला क्वेश्चन ये है कि इस आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा बताओ। आहार नाल में जो सबसे बड़ा हिस्सा यदि आपसे पूछा जाए लंबाई के हिसाब से, तो 6 से 7 मीटर लंबी है, वो कौन सी है? छोटी आंत। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक पाचन क्रिया, यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, तो सर्वाधिक पाचन क्रिया किस में होती है? छोटी आंत में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, SI के पेपर में भी आया था कि सर्वाधिक पाचन क्रिया किस अंग में होती है? छोटी आंत में। दूसरा, संपूर्ण पाचन, या बोल दो पाचन क्रिया समाप्त कहाँ हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि पाचन क्रिया समाप्त कहाँ हो रही है, किस अंग के बाद पाचन नहीं हो रहा, तो पाचन क्रिया जो है समाप्त कहाँ हो जाती है? छोटी आंत में, क्योंकि इसका अगला अंग आएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, कंप्लीट पाचन कहाँ खत्म हो जाता है? छोटी आंत में। तो इसके 3 क्वेश्चन तो आपके यही बन गए कि सबसे बड़ा अंग बताइए पाचन तंत्र का कौन सा है? छोटी आंत, लंबाई 6 से 7 मीटर है। सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ हुई है? छोटी आंत में। पाचन समाप्त कहाँ हो चुका है? छोटी आंत में। अब अगली चीज इसमें चित्र में देखिए आप, ये छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत में 2 ग्रंथियां रस डाल रही हैं। एक ग्रंथि का नाम है अग्नाशय और दूसरी ग्रंथि है यकृत। इनके बारे में पढ़ते हैं। यकृत जो है, ये आमाशय, आमाशय के बाद में अगला अंग कौन सा चालू हो रहा है? छोटी आंत। छोटी आंत में रस डाला जा रहा है यकृत द्वारा। यकृत को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीवर। यकृत द्वारा जो रस निकलता है उसका नाम है पित्त रस, इंग्लिश में बोला जाता है बाइल जूस। इस पित्त रस में सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। इसमें जल, पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाएंगे। पित्त वर्णक का नाम होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिनका कलर पीले रंग का होता है। इसलिए इस पित्त रस का रंग जो है वो किस रंग का होगा? पीले रंग का। और इसकी प्रवृत्ति जो है वो कैसी होती है? क्षारीय। यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि इसमें एंजाइम है ही नहीं। एंजाइम नहीं है तो ये पाचन का काम नहीं करेगा। फिर ये क्यों निकल रहा है और यहाँ क्या काम करेगा? इस आमाशय, इस यकृत जो है, यकृत के आगे एक अंग और लगा होता है जिसका नाम होता है पित्ताशय। अब इस नाम को समझिए, यहाँ क्या लिखा है? पित्त रस निकल रहा है यकृत से, और ये क्या है? पित्त आशय, यानी इस पित्त को स्टोर करने वाला होता है। जब जरूरत पड़ती है तो किसमें पित्त रस डाला जाता है? छोटी आंत में। किसके द्वारा? पित्ताशय के द्वारा। और निकल किससे रहा है? यकृत से। तो इस पित्ताशय को ही कहा जाता है गॉल ब्लैडर। ये इसका काम होता है पित्त रस को संचित रखना। पित्त रस जो छोटी आंत में डाला गया उसका काम यहाँ आके क्या काम करेगा? जो भी हमने चिकने पदार्थ खाए हैं जिसमें क्या चीज है? वसा, घी तेल वगैरह खाया है, वसा, वसा के अणु जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आपने वसा का पाचन पढ़ा था कि वसा का पाचन यानी वसा को किस में बदलना?
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और इसके लिए एक एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम का फिक्स नाम है, क्या है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। लेकिन वसा के अणु बहुत बड़े होते हैं, पहले उन अणुओं को छोटा काटना पड़ता है, उनकी कटिंग कर रहे हैं, और वो काम करता है पितरस, बड़े अणुओं को छोटे में बदल देगा। जैसे ही बहुत सारे अणु बना दिए, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से ये वाला एंजाइम अच्छे से काम करेगा। कौन सा? लाइपेज। यानी आपको ध्यान रखना है कि वसा का जब पाचन हो रहा है तो 2 स्टेप होते हैं। पहला, वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे में तोड़ा जाता है, और ये सहायता कौन करता है? पितरस। पितरस पाचन नहीं कर रहा है, खाली कटिंग कर रहा है। और इस प्रक्रिया को स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं पायसीकरण। क्या कहा जाता है? पायसीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। अब जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अब ये आसान से काम करेगा। तो लाइपेज सीधा वसा पे नहीं काम करता, किस पे करता है? पायसीकृत वसा पे काम करता है। यानी पहले पायसीकरण हुआ, किसने करवाया? पितरस ने। फिर यहाँ पे पायसीकरण हो गया, अभी यहाँ पढ़ेंगे एक ग्रंथि और है, कौन सी? अग्नाशय। वो जो रस डाल रही है उससे कौन सा एंजाइम निकल के आएगा? लाइपेज। तो इस चीज को आप वापस देख लीजिए पूरा। आमाशय, आमाशय के बाद क्या थी? छोटी आंत। छोटी आंत में रस जा रहा है किससे? यकृत से। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इंग्लिश में नाम है लीवर। यकृत से रस निकल रहा है पितरस। इसकी प्रकृति क्षारीय है, यानी पीएच मान 7 से ऊपर मिलेगा आपको। पितरस में एंजाइम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। एंजाइम नहीं है तो पितरस कोई पाचन का काम नहीं करता, ये सिर्फ सहायक होता है। वसा का क्या करता है? पायसीकरण। पायसीकरण अलग चीज होती है, पाचन अलग चीज होती है। इसमें जल, पित्त, लवण और क्या पाए जाते हैं? पित्त वर्णक। पित्त वर्णक पीले रंग के बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। पितरस यहाँ से निकल के किस में स्टोर होता है? पित्ताशय में। और बाद में कहाँ डाला जाता है? छोटी आंत में। पितरस का काम बता दिया। वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे में बदलना, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण। ये जो पायसीकृत वसा है इसका फिर पाचन किया जाता है लाइपेज द्वारा। तो किस में बदलते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। पहले पायसीकरण होता है, फिर क्या होता है? पाचन होता है। अब इसी में आगे देखिए, अग्नाशय क्या काम करता है? ये आमाशय। आमाशय में अभी देखा कि ये जो छोटी आंत आ रही थी, छोटी आंत में पहले तो इधर से यकृत ने अपना रस डाला। दूसरा ध्यान रखना है, इधर से एक ग्रंथि और है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियास। इस पेनक्रियास को हम अंतःस्रावी तंत्र में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर की कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है ये एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी। इसका हार्मोन वाला सेगमेंट है, ये हम अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं एंजाइम। यानी अग्नाशय से क्या निकलते हैं? एंजाइम। और उनकी लिस्ट अभी आपको बताई जाएगी। ये कहाँ डाले जाते हैं? छोटी आंत में। अग्नाशय से जो रस निकल के आ रहा है उसका नाम रखा जाता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है उसको देखिए। मुख से जब लार निकल रही थी, लार सिर्फ किसका पाचन कर रही थी? स्टार्च का। पाचन कितनी चीजों का होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लार सिर्फ स्टार्च का कर पा रही थी। फिर ग्रास नली में कोई पाचन हुआ नहीं था। आमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। अभी तक ऐसा कोई रस नहीं निकला जिसमें से तीनों का पाचन कर दे। तो ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय में से निकलने वाले एंजाइम जो हैं, सभी प्रकार के एंजाइम निकल रहे हैं, और वो एंजाइम इन तीनों का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी करते हैं, प्रोटीन का भी करते हैं, और किसका करते हैं? वसा का। इसलिए अग्नाशय से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? पूर्ण पाचक रस। तो ये सारे काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं? छोटी आंत में। तो छोटी आंत के अंदर पाचन क्रिया पूरी संपन्न होती है। सबसे ज्यादा पाचन क्रिया यहाँ होती है। दूसरा ध्यान रखिए, छोटी आंत जो है, छोटी आंत के अंदर आंतरिक संरचना इस प्रकार की होती है। ये बने हुए होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई। सूक्ष्म अंकुर भी कहा जाता है विलाई। जो भोजन यहाँ पच चुका है छोटी आंत के अंदर, वो भोजन यहाँ से इन दीवारों से अवशोषित किया जाता है और किस में चला जाता है? रक्त व लसिका में।
रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। हमारे शरीर में एक द्रव और होता है जो परिसंचरण का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं लसिका। पूरे शरीर में पोषण पदार्थ या फिर आपकी ऑक्सीजन, इन गैसों का परिसंचरण करने के लिए कौन है? रक्त है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां रक्त नहीं पहुंच पाता, तो वहां पहुंचती है लसिका। जैसे सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आपकी हथेली में हल्का सा कट लगा, ऊपर की चमड़ी छिली है, तो कई बार रक्त नहीं आता, थोड़ा पानी सा आके रह जाता है। उन कोशिकाओं के पास रक्त नहीं आया तो वहां तक पोषक पदार्थ या ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। तो वहां जो वो पदार्थ निकला है वो क्या चीज है? लसिका। तो जहां जहां रक्त नहीं पहुंच पाता, वहां पे लसिका जो है, जिसको इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो हमने यहाँ देखा कि जो छोटी आंत है वो पाइप है, उसके अंदर इस तरीके के संरचनाएं बनी है, जिसे सूक्ष्म अंकुर या क्या कहा जाता है? विलाई, जो पचे हुए भोजन को क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। यानी अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ शुरू हो चुका है? छोटी आंत में। इससे पहले भोजन का अवशोषण नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण किस अंग से शुरू होता है? छोटी आंत से। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड होता है कि सबसे ज्यादा भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता कहाँ है? तो वो भी कहाँ हो रहा है? आपका छोटी आंत में। अब अगला देखिए, इसमें छोटी आंत से संबंधित कुछ और चीजें ये याद रखनी है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। और चौड़ाई यानी उसका जो व्यास है वो देख रहे हैं कितना है? 2.5, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। और ये क्या है? मीटर। जैसे 7 मीटर लंबी होती है आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है ये जो आपको नाम बताएं याद रखने, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो छोटी आंत है, इस तरीके से आमाशय के बाद में ये जो चल रही है, इन छोटी आंत के भागों के नाम रखे हैं। पहले वाला नाम भाग जो है आमाशय के बाद में, उसका नाम है ड्यूडेनम। उसके बाद जो है इसे कहा जाता है जेजुनम, फिर कहा जाता है इलियम। सीक्वेंस पूछी जाती है कई बार ये एग्जाम में कि छोटी आंत के जो भाग हैं आमाशय से जो है बड़ी आंत की तरफ, उनकी सीक्वेंस बताइए, क्रम बताइए। तो पहला कौन सा आता है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, DJI। ठीक है, इंग्लिश वाली टर्म्स इसकी सही रहती हैं। अब छोटी आंत के बाद अगला जो अंग है वो कौन सा है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का आप एक बार चित्र देख लीजिए यहाँ। चित्र में देखिए, ये जो बड़ी आंत है, छोटी आंत खत्म होने के बाद पहले ऐसे ऊपर जा रही है, फिर इधर है, फिर इस साइड है, और फिर ऐसे आ रही है। तो यहाँ देखिए, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत का जो हिस्सा जुड़ रहा है, ये वाला कॉर्नर है, ये कहलाता है सीकम। क्या नाम है इसका? सीकम। सीकम के बाद इसका नाम है कोलोन। अब ये वाला तो जो कोलोन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कोलोन के कितने हिस्से कर दिए? 3 हिस्से। तो पहले सीकम आएगा, फिर कौन सा आएगा? कोलोन आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी इनकी सीक्वेंस भी आपको याद करा देते हैं। ये देखिए, बड़ी आंत पहला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? सीकम। छोटी आंत खत्म होने के बाद बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है सीकम, दूसरा भाग कहला रहा है कोलोन। कोलोन आपको बताया पहले ऊपर जा रही है, तो उसका पहला हिस्सा है ऊपरी गामी, फिर ऐसे आ रही है तो कौन सी है? अनुप्रस्थ, फिर नीचे की तरफ आ रही है तो कौन सा है? अधोगामी। उसके बाद का पाइप जो है उसे कहा जाता है मलाशय, और लास्ट वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? मलद्वार। तो इनकी भी सीक्वेंस पूछी जाती है कि जो आपके पाचन तंत्र के अंग हैं उनमें ऊपर से क्रम लगाइए। तो बड़ी आंत का पूछा जाए तो सीकम, फिर कोलोन, मलाशय और मलद्वार। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, छोटी आंत जो खत्म हो रही थी, छोटी आंत खत्म होने के बाद यहाँ से हिस्सा आ रहा था बड़ी आंत का। छोटी आंत और बड़ी आंत का ये वाला कॉर्नर जो है, इसका नाम क्या रखा जा रहा है? सीकम। इस सीकम के आगे एक अंगूठेदार संरचना होती है, इस अंगूठेदार संरचना को ही बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है, इसका काम पूछा जाए तो ध्यान रखना है, ये हमारे शरीर का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग यानी इसका कोई काम नहीं है, पूर्वजों का अवशेष बचा हुआ है। छोटी आंत से बड़ी आंत में जो अनपचा भोजन, पहले आपको यहाँ जो जा रहा है अनपचा भोजन, वो यदि यहाँ फंस जाता है, पहली बात तो इसका कुछ काम नहीं है। हमारे पूर्वजों में यदि इसका कुछ काम था तो माना जाता है किसका पाचन करता था? सेलुलोज का। मनुष्य का पूर्वज किसे माना जाता है? बंदर को। शाकाहारी होते थे और क्या खाते थे? घास फूस खा रहे हैं, तो घास फूस में क्या जा रहा है? सेलुलोज। और सेलुलोज को पचाने के लिए
कौन सा अंग था? अपेंडिक्स, और इसकी साइज बहुत बड़ी होती थी। जैसे जैसे मानव विकास हुआ, मनुष्य ने कच्चा भोजन खाना छोड़ा, घास फूस खाना छोड़ा, तो इसका काम कम हो गया, धीरे धीरे इसकी साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। अब ये अंगूठे जैसी संरचना हमारे शरीर में पड़ी है, लेकिन इसका पाचन में कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार अनपचा भोजन जब यहाँ से जा रहा है बड़ी आंत में, तो इसमें फंस जाता है और यहाँ पड़े रहने के कारण सड़ता है, और जो है यहाँ पे संक्रमण के कारण ये फूल जाती है और इसमें दर्द होता है। तभी ऑपरेशन से अपेंडिक्स को काटकर फेंक दिया जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ये हमारे शरीर का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। अब जो भोजन है, पाचन तो टोटल कहाँ कंप्लीट हो चुका है? छोटी आंत में। और पचे हुए पूरे भोजन का अवशोषण कहाँ हो चुका है? छोटी आंत में। सारा भोजन रक्त में चला गया जो पच चुका है। अनपचा भोजन जो भी बचा है अब वो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के क्वेश्चन बनते हैं 2-3। बड़ी आंत का एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया, ये सीक्वेंस याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन ये कि बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहते हैं? तो अभी देखा आपने, लंबाई तो सबसे ज्यादा किसकी थी? छोटी आंत की। लेकिन मुंह की जो चौड़ाई है, पाइप की चौड़ाई किसकी बड़ी होती है? बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत का मुंह चौड़ा होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? बड़ी आंत। लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं कहा जाता है। बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि पाचन क्रिया कहाँ कंप्लीट हो चुकी है? छोटी आंत में। दूसरी बात, बड़ी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है क्या? तो नहीं होता, क्योंकि टोटल अवशोषण भी कहाँ कंप्लीट हो चुका है? छोटी आंत में। फिर बचा क्या बड़ी आंत के लिए काम? तो एक तो उस अनपचे भोजन में जल और एक खनिज लवण, ये दो चीजें जो हैं ये बच जाती हैं। इनका अवशोषण किस में किया जाता है? बड़ी आंत में। यहाँ से जो अनपचा भोजन चल रहा है उसमें जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कई बार डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो डायरिया में कौन सी आंत जो है संक्रमण होता है? बड़ी आंत का। और बड़ी आंत का संक्रमण होने से ही अपना काम बंद कर देती है, यानी जल का अवशोषण नहीं कर पाती। तभी जो है मल के द्वार से जल और खनिज लवण जो है ये ज़्यादा निकलते हैं। तभी आप देखते होंगे डायरिया में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और व्यक्ति को क्या पिलाने की सलाह दी जाती है? ORS का घोल, जिसको हम इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें खनिज लवण और जल की पूर्ति की जाती है। तो ये आपके बड़ी आंत से संबंधित सारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद इसमें आपको अपेंडिक्स का एक और बता दें कि अपेंडिक्स यदि पूर्वजों में काम कर रहा था तो किसका पाचन कर रहा था? सेलुलोज का। और सेलुलोज जो है वो किस में पाया जाता है? रेशों में। रेशे या कच्ची सब्जी जो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सलाद, उसमें पाया जाता है। हमारे खाने में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा रेशा किस में पाया जाता है? पत्ता गोभी में। पत्ता गोभी या सेलुलोज का शरीर में पाचन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ खाने की मात्रा को क्या करती है? बढ़ाती है। खाने की मात्रा बढ़ती है तो इस पाइप में आसानी से चल रहा है, इससे कब्ज की परेशानी जो है वो दूर होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए रेशे पोषक पदार्थ हैं, तो रेशे पोषक पदार्थ नहीं, कोई पोषण नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कब्ज की प्रॉब्लम जो है उसको दूर करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे। जो छोटी आंत में एंजाइम निकल रहे थे, आपको बताया था छोटी आंत में अग्नाशय से रस आ रहा था जिसका नाम था पूर्णपाचक रस। उससे जो एंजाइम निकल रहे थे उनके नाम हैं, एक नाम है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, और कौन से हैं? लाइपेज। ये एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। माल्टोज शर्करा जो होती है उसको ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज एंजाइम। एक शर्करा होती है सुक्रोज, सुक्रोज शर्करा गन्ने में मिलती है, इसलिए इसको केन शुगर भी बोलते हैं। गन्ने को हम शुगर केन बोलते हैं, तो केन शुगर, उसमें कौन सी शर्करा होती है? सुक्रोज। उसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम है सुक्रेज। एंजाइम में आपको देखो एक नाम मिलेगा, जैसे ये लाइपेज, ये एज शब्द है ना, ये एंजाइम के नामों में मिलेगा। ये क्या है? सुक्रेज। ये ग्लूकोज को किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है, किसको? सुक्रोज को। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, इसको पचाने के लिए एंजाइम है, कौन सा है? लैक्टेज। और दूध के पाचन की शुरुआत कराने के लिए एंजाइम था रेनिन, जो किसमें निकल रहा था? आमाशय में। तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इमल्सीकृत वसा बताया था, इमल्सीकरण, उस पर कौन काम करता है? लाइपेज। और वसा को किस में बदल देता है? ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार हल्का सा इस पूरे चैप्टर को रिपीट करवाया जा रहा है। ये देखिए, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जिसमें से पाचन तंत्र हमने आज कंप्लीट पढ़ लिया है। तंत्र आपको बता दिया था,
ये तंत्र किसे कहते हैं? ये मानव शरीर की संरचना ध्यान रखनी है। सबसे छोटी इकाई कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और शरीर। पाचन का अर्थ बता दिया था। जटिल पोषक पदार्थ का सरल में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन के लिए किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की। फिर आपको बताया था कि तंत्र में अंग जो है उसको ऐसे पढ़ना है, आहार नाल और उससे संबंधित कौन सी हैं? ग्रंथियां। तो ये आहार नाल में आपने सारे पढ़ ली हैं, मुख, गुहा, ग्रास, नली, आमाशय और आते। ग्रंथियां जो हैं उसमें श्लेष्मा ग्रंथि पढ़ ली, आमाशय में होती है। जठर ग्रंथियां पढ़ ली जो आमाशय की दीवार में होती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां किस में होती हैं? छोटी आंत में। और बाद में कौन सी पढ़ी है आपने? लार ग्रंथियां, यकृत और कौन सी है? अग्नाशय। उसके बाद पोषक पदार्थों को दो भागों में बांट दिया था। इधर वालों का पाचन होता है, इनका पाचन नहीं होता है। इन्हीं से ऊर्जा मिलती है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। उसके बाद आपको बता दिया था पूरा। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है? प्रोटीन किस में, वसा किस में। और पाचन के लिए किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की। एंजाइम हमारे शरीर के क्या है? जैव उत्प्रेरक। फिर आपको इस पूरा चित्र से बता दिया, यहाँ स्टार्च का पाचन, यहाँ कोई पाचन क्रिया है नहीं, यहाँ निगलने की प्रक्रिया बता दी, यहाँ प्रोटीन का पाचन। छोटी आंत में भोजन आया तो दो जगह से रस आया, एक तो यकृत से और एक कहाँ से? यज्ञाशय से। यकृत से आने वाला रस पित्तरस था, अग्नाशय से आने वाला था पूर्णपाचक रस। और फिर छोटी आंत से अनपचा भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत में। ये जो अपेंडिक्स है उसका हिंदी में नाम परिशेषिका भी है। उसके बाद ये यकृत वाला पूरा केस बता दिया आपको कि यकृत से पित्तरस निकल रहा है, एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस का अलग ही काम है। पित्तरस का काम होता है वसा का पायसीकरण करना। पायसीकरण और पाचन अलग अलग चीज होती है। पायसीकृत वसा का बाद में क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था अग्नाशय से आने वाला रस। अग्नाशय का जो हार्मोन वाला पार्ट है वो हम अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ हमने एंजाइम वाला पार्ट पढ़ा है। अग्नाशय से जो एंजाइम आ रहे हैं वो तीनों को पचाने वाले एंजाइम मिल रहे हैं इस रस में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णपाचक रस। फिर छोटी आंत के क्वेश्चंस बताए थे। सबसे ज्यादा पाचन, सर्वाधिक अवशोषण या कंप्लीट अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत से, पचे हुए भोजन का। और इसमें ये अंग होते हैं, संरचनाएं होती हैं विलाई, जो भोजन के अवशोषण में काम आती हैं। एक चीज और सुने, यहाँ क्वेश्चन ऐसे आए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? तो अंग तो है छोटी आंत। किसके द्वारा किया जाता है? अवशोषित खींचता कौन सा है इस पाइप से? इस पाइप से रक्त और लसीका खींच रहे हैं। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा, यानी रक्त के द्वारा किया जा रहा है। अगला देखिए, इसमें छोटी आंत के क्वेश्चंस बता दिए थे। ये आपको जठर रस का पूरा बताया था कि श्लेष्मा है, HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी समझा दिया, दूध का नहीं पचना। भोजन के दो नाम याद रखने हैं आपको। मुख में भोजन लसलसा होने के बाद बोलस, आमाशय में क्या कहला रहा है? काइम। उसके बाद लार के काम बता दिए थे। 3 काम होते हैं। यहाँ आपको निगलने की प्रक्रिया बता दी थी कि एपिग्लोटिस संरचना जो है वो श्वास नली को बंद कर रही है, इसलिए भोजन जो है ग्रास नली में ही जाता है। उसके बाद जीभ पे ये स्वाद के जो अलग अलग क्षेत्र थे वो बताए थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीठा स्वाद आगे की तरफ, खट्टा या नमकीन स्वाद जो है साइड में, पीछे की तरफ कौन सा है? कड़वा स्वाद। और यहाँ बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती। एक आपको उमामी स्वाद भी बताया था जो मांसाहारी भोजन में मिलता है। और तीखापन कोई स्वाद नहीं है, तीखापन कोशिकाओं का जलना होता है जो हमें मिर्ची से लगता है। अगला देखिए, दांत का बता दिया था। दांत के बारे में पूछें तो गर्त दंती होता है, दीवार दंती होते हैं और कैसे होते हैं? विषम दंती। इनके सबके अर्थ बता दिए थे। ये संख्याएं याद करनी है। विषम दंती में आपको ये फॉर्मूला याद करना है, कितने प्रकार के दांत हैं वो ध्यान रखने हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं। लार ग्रंथियां बता दी थी। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो देख लिए थे आपने, क्या काम होते हैं इनके। प्रकृति बता दी थी, अम्लीय क्षारीय। जठर रस की कोशिकाएं बताई थी। छोटी आंत में ये सीक्वेंस याद रखनी है। बड़ी आंत में भी आपको सीक्वेंस बतानी थी। ये आपको बड़ी आंत के काम सारे बता दिए गए थे। ये लास्ट में एंजाइम जो है, ये थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है पाचन तंत्र से संबंधित। अब अगली क्लास में इससे संबंधित MCQs आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।